बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोठी में एक दफ़ा फिर सन्नाटा छा गया। बच्चों को घर से निकाल कर नफीसा बेगम और सादिक साहब खामोश से बैठे थे। किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता कि इनके बच्चे दर बदर की ठोकरें खाएं और गुर्बत में पले, मगर न जाने क्यों इनकी औलाद को वलदैन से क्या बैर था। सादिक साहब ने गहरी सांस ली। मेरी दवाइयाँ मुझे दे दो, अब मुझे जल्दी ठीक होना है, वरना कारोबार में बहुत नुकसान होगा। सादिक साहब की बात पर नफीसा बेगम उठी और ख़ामोशी से इनकी दवाइयाँ लाकर इनके हाथ पर रख दी। इन्हें सादिक साहब का ये फ़ैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। दिन सरका और शाम आ गई। रफ्ता रफ्ता एक हफ़्ता गुजर गया। नफीसा बेगम के घर दोबारा कोई ना आया। सादिक साहब भी तेज़ी के साथ सेहत याब हो रहे थे। इनके बेहतरीन दोस्त ने इनकी कंपनी का तमाम निज़ाम संभाल रखा था, लेकिन इनकी वहाँ मौजूदगी भी तो ज़रूरी ही थी। आखिर हफ्ते बाद इनकी सेहत इस काबिल हो गई कि वो दोबारा अपनी फैक्ट्री जाने लगे। नफीसा बेगम कोठी के अंदर खामोशी से सारा दिन फिरती रहती। इन्हें याद आता बहू और बेटे चाहे अच्छे थे या बुरे, मगर बुढ़ापे के वक्त इस वक्त में कम अज़ कम इनके साथ तो होते। घर में रौनक तो लगी रहती। इन्हें अपने पोते और पोतियां बहुत याद आते थे। बेटे और बहुएं ना सही, मगर पोते पोतियां इनका बहुत ख्याल रखते थे। उस शाम सादिक साहब के दफ्तर से आने में अभी कुछ वक्त बाकी था जब नफीसा बेगम अपनी तस्बीह लेकर बाहर लॉन में बैठी थी। मुलाजिम इनके सामने चाय के प्याले रखकर अंदर जा चुका था और अपनी सोच में गुम थी, जब इन्हें अचानक अजीब सी शोर-गुल की आवाज़ सुनाई दी। ये घर के ऐन सामने अहमद के घर से उठने वाली आवाज़ें थी। नफीसा बेगम का दिल होल कर रह गया। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठी और दर्द करते घुटनों के बावजूद तेज़ी से चलते हुए दरवाजे तक आईं। दरवाज़ा खोलकर इन्होंने बाहर झांका। इनका शक दुरुस्त था। शोर और हंगामे की ये आवाज़ें अहमद के घर से उठ रही थीं। इसकी बीवी शाजिया के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। दरवाज़ा खुला और अहमद हाथ में कुछ उठाए भागा। नफीसा बेगम के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अहमद ने अपने बड़े बेटे को गोद में उठा रखा था जो 5.5 साल का था। नफीसा बेगम को अपने इस पोते हमाद से बेहद मोहब्बत थी, मगर जिस तरह इसकी गर्दन ढलकी हुई थी और चेहरे की रंगत पीली थी, नफीसा बेगम के दिल को कुछ होने लगा। अहमद के पास गाड़ी तो थी नहीं। इसके पीछे पीछे शाजिया भी बाहर निकली। रास्ते से गुजरते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर अहमद रिक्शे में बैठा। इसकी बीवी शाजिया भी बैठना चाहती थी, लेकिन अहमद ने झुंझला कर कहा, घर वापस जाओ और देखो जितनी चीज़ें बिक सकती हैं सब निकाल कर बाहर रखो। मुझे लगता है कि आपकी बार इसके इलाज में ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। रिक्शा नफीसा बेगम की कोठी से चंद कदम के फासले पर ही था, इसलिए इनके कानों तक अहमद की आवाज़ आ गई। शाजिया उल्टे कदमों घर भागी। इसने नफीसा बेगम को कोठी के गेट में खड़ा देख लिया था, मगर इसने कोई बात नहीं की। नफीसा बेगम यूं ही दिल पर हाथ रखे खड़ी रही। रिक्शा अहमद को लेकर दूर चला गया, मगर नफीसा बेगम अंदर आकर जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काटने लगी। क्या हुआ था अहमद के बेटे हमाद को? अहमद इसे इतनी तेज़ी से अस्पताल क्यों लेकर गया और इसने शाजिया से कीमती चीज़ें निकालने के लिए क्यों कहा? ये बात रह रह कर नफीसा बेगम को परेशान किए जा रही थी। वो माँ थी और दूसरा इनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। इस उम्र में बुज़ुर्गों के दिल वैसे ही नरम पड़ जाते हैं। इनकी आंखें भी बार बार भीग जाती थीं। वो भूल गई कि 2 बार इनके बेटों और बहुओं ने इनके साथ क्या सलूक किया है। सादिक साहब आए तो नफीसा बेगम ने परेशानी से इन्हें भी ये बताया। वो चुप से हो गए। यह उनके घर का मामला है। बच्चा सही है या बीमार है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरे सामने उनका जिक्र मत किया करो। वो पहले ही कमज़ोर दिल के मालिक हो चुके थे। इन्होंने नफीसा बेगम को थोड़ा सा डांट दिया, मगर नफीसा बेगम के दिल को किसी तौर पर करार नहीं आ रहा था। वो बार बार दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकती। सामने वाले घर में इक्का दुक्का लाइटें रोशन थीं। शायद बिजली के बिल की वजह से अब वो बत्तियां भी कम ही जलाया करते थे।
अभी तक अहमद की वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। न जाने रात कितने बजे अहमद थका हारा अस्पताल से वापस आया। इसने गोद में हमाद को ऐसे ही उठा रखा था जैसे वो बेजान सा हो। नफीसा बेगम ने फैसला कर लिया कि सुबह ही वो अहमद के घर जाकर मालूम करेंगी कि आखिर इनके पोते को क्या हुआ है। इन्होंने सादिक साहब से बिल्कुल इस बात का जिक्र ना किया। सुबह जब वो अपने दफ्तर चले गए तो नफीसा बेगम खामोशी से उठी और सामने वाले घर जा पहुंची। दरवाज़ा खुला था और अंदर दाखिल हुई। अंदर अजीब सा सोगवार माहौल चल रहा था। सामने तख्त पर बैठी हुई शाजियाँ आंसू बहा रही थी। अब क्या करेंगे अहमद, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे पता ही नहीं चला और मेरे बच्चे को इतनी मूजी बीमारी ने जकड़ लिया। ये सरकारी अस्पताल वाले हुकूमत से इतना पैसा लेते हैं लेकिन क्या मुफ्त में इलाज नहीं कर सकते? जब तक वहाँ इलाज के लिए मेरे बेटे का नंबर आएगा तब तक ये वैसे ही मर जाएगा। शाजिया फूट फूट कर रोने लगी। खुद अहमद भी दीवार से टेक लगाए अपना सर पकड़े बैठा था। नफीसा बेगम का दिल हौलने लगा। क्या हुआ है हमाद को? कहाँ लेकर गए थे तुम इसे? कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो? नफीसा बेगम के बेदरपे सवालात पर अहमद और शाजिया दोनों एक साथ चौंके। माँ को देखते ही अहमद के माथे पर नागवार से बल पड़ गए। वो फौरन उठा और जाने लगा, मगर नफीसा बेगम ने इसको बाजू से पकड़कर इसे रोक लिया। बैठो अहमद और बताओ मुझे कि ये सब क्या हो रहा है। नफीसा बेगम ने इसे तख्त पर बिठा दिया। आपको क्या फ़र्क पड़ता है अम्मा? आप लोग तो सिर्फ अपनी दौलत और जायदाद को सीने से लगाकर बैठे रहे हैं। वल्दैन सारी ज़िंदगी औलाद की परेशानियां दूर करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो कसम खा ली है ना, नाग बनकर बैठ गए हैं इस एक फैक्ट्री और इस कोठी पर। मेरे मासूम बच्चे को डॉक्टर ने कैंसर का बताया है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं इसका इलाज करवा सकूं? नौकरी मैं पहले ही छोड़ चुका था। अब्बा के ऑफिस में काम करता था, लेकिन अब्बा ने वहाँ से भी धक्के मार के निकाल दिया है। सरकारी अस्पताल लेकर गया था हमाद को, लेकिन वहाँ केमोथेरेपी वाली मशीन पर इतनी लंबी कतार है कि हमाद का नंबर आते आते कई महीने गुजर जाएंगे। प्राइवेट वाले डॉक्टर इतनी ज़्यादा फीसें मांग रहे हैं कि मैं अपना ये पूरा घर बेच लूँ तब भी इनकी एक दफ़ा की फ़ीस अदा नहीं कर सकता। मैं अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देखूंगा, लेकिन आप लोग को क्या फ़र्क पड़ता है? आप और अब्बा ब्रांडेड कपड़े पहने और लोगों को फ़ख्र से बताएं कि आप एक कोठी और फैक्ट्री के मालिक हैं। अहमद तलखी से कहता चला गया। नफीसा बेगम का दिल धक से रह गया। शाजिया भी नफरत से उठकर अंदर चली गई। शायद हमाद के रोने की आवाज़ आई। अहमद घर से बाहर चला गया तो नफीसा बेगम धीरे धीरे चलती हुई हमाद के कमरे तक आई। कमरे में बेड के अलावा और कोई चीज़ नहीं बची थी। इस पर लागर और कमरों सा लेटा हुआ हमाद नज़र आ रहा था। नफीसा बेगम को हैरत सी हुई। चंद रोज़ पहले तक इनके घर में वो अच्छा खासा खेला करता था, अब अचानक से वो इतना बीमार कैसे हो गया? मगर नफीसा बेगम का दिल किसी ने हाथों में ले लिया था। इन्हें अपनी अलमारी में रखी हुई नोटों की वो बेशुमार गठियाँ याद आईं, जिनका ना तो कोई इस्तेमाल था ना ही कोई सर्फ। और इनके बच्चे यहाँ इस तरह कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो धीरे से घर से बाहर निकलकर वापस कोठी में आ गई। इस पूरा दिन में इन्हें कोठी की कोई चीज़ अच्छी ना लगी। शाम में सादिक साहब आए तो नफीसा बेगम पहलू बदलने लगी। क्या बात है, तुम कोई बात करना चाहती हो? सादिक साहब से इनसे पूछा तो नफीसा बेगम फट पड़ी। माना कि अहमद से गलती हो गई थी। दूसरे बच्चे भी कुछ ज़्यादा लालच रखते हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि इनकी तरबियत करते वक्त आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में आपको इनकी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। वैसे भी हम दोनों बूढ़े हैं, इतनी दौलत और जायदाद का क्या करेंगे? आप इन्हें घर क्यों नहीं बुला लेते? हमाद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसे कैंसर है, इसे इलाज के लिए रकम की ज़रूरत है और अहमद के पास कोई नौकरी भी नहीं है। छोटे दोनों भी बेरोज़गार फिर रहे हैं। नफीसा बेगम की बात पर सादिक साहब ने एक ठंडी सांस ली। पहले भी तुम ही इन्हें घर लाई थी और अब फिर तुम इनकी सिफारिश कर रही हो। वो यहाँ आने के बाद फिर से वही सब करेंगे। इनकी फितरत नहीं बदल सकती।
सादिक साहब संजीदगी से कह रहे थे, मगर नफीसा बेगम ने हाथ उठाकर इनकी बात काट दी। फ़िलहाल वो लोग मुसीबत में हैं और इनका साथ देना ज़रूरी है। मैं जा रही हूँ उन्हें बुलाने, और अब की बार आप अहमद को दफ्तर से नहीं निकालेंगे और हमाद के इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं ख़ुद उन्हें वापस भेज दूँगी। नफीसा बेगम की बात पर सादिक साहब झुंझला कर रह गए, मगर इन्होंने कुछ नहीं कहा। नफीसा बेगम फ़ौरन अहमद के घर गई। चलो जल्दी से तुम लोग कोठी चलो, वापस तुम्हारे अब्बा मान गए हैं। हमाद के इलाज का सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे। अहमद भी इनके दफ्तर जाया करेगा और ज़ुबैर और शबीर भी। नफीसा बेगम ने कहा, मगर वहाँ खामोशी छाई रही। जाना तो वो लोग चाहते थे, मगर बज़ाहिर अना दिखा रहे थे। लेकिन आखिर आधे घंटे तक नफीसा बेगम में मिन्नत समाजत करवाने के बाद आखिर अहमद ने यूं ज़हर किया जैसे वो बादल नाखास्ता कोठी जा रहा है, मगर सामान तो इन्होंने खोल कर रखा ही ना था। जल्दी जल्दी उन्होंने अपने बंद सूटकेस उठाया और दोबारा से कोठी आन धमके। कोठी में आते ही इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे किसी पिंजरे से आज़ादी मिल गई है। सादिक साहब वापस आए तो बड़े नप्पे तले अंदाज में बच्चों से मिले। उन्हें अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और ना ही ज़्यादा अपनायत। इनके लड़के भी इत्मीनान से कोठी में फिर रहे थे। इन्हें पता था इन्हें नफीसा बेगम लेकर आई हैं, तो सादिक साहब कुछ नहीं कर सकते थे। अहमद ने अगले दिन ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शबीर और ज़ुबैर दोनों भी ऑफिस जाने लगे। कोठी के मामला फिर से पहले जैसे होने लगे। सादिक साहब भी दफ्तर जाते, मगर ख़राबी तबीयत की वजह से अक्सर जल्दी वापस आ जाया करते थे। उस रोज़ नफीसा बेगम नाश्ता करके उठी तो इनके घुटनों में कुछ ज़्यादा ही दर्द था। ज़रा धूप में कुछ देर बैठने लगी हूँ, इन्होंने बड़ी बहू से कहा। किचन का सारा इंतज़ाम अब वही संभालती थी। नफीसा बेगम को खुद में इतनी हिम्मत ही महसूस नहीं होती थी। शबीर की बीवी फौजिया एक मरतबा फिर वापस आ चुकी थी। नफीसा बेगम ने खामोशी से घर का तमाम इंतज़ाम इनके हवाले करके ख़ुद को जाए नमाज तक ही महदूद कर लिया था। हमाद का इलाज जारी था। वो दिन रात इसकी सेहत याबी के लिए दुआएं मांगती रहती थी। धूप में बैठे बैठे इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो वो उठकर अंदर चली आई। वो लो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। जब तक दवा न खा लेती इन्हें आराम नहीं आना था, इसलिए इन्होंने जल्दी से गोली निकाल कर खा ली। वो दिन तो किसी न किसी तरह निकल गया, मगर शाम होते ही इनकी तबीयत एक दफ़ा फिर ख़राब होने लगी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक 2 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत क्यों ख़राब रहने लगी है। ज़ुबैर घर आया तो उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना ज़ुबैर। मुझे यूँ लग रहा है जैसे सुबह से कुछ ज़्यादा ही बीपी लो हो रहा है। मोबाइल जेब में रखते हुए ज़ुबैर अंदर आया और मसरूफ़ से अंदाज में इनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। जी अम्मी, थोड़ा सा लो है, मगर ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। सामान समेट के रखते ही वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। नफीसा बेगम का दिल घबरा रहा था। वो खामोशी से लेट गई। आज इन्होंने खाना भी नहीं खाया था। सादिक साहब परेशान हुए। इन्होंने इनकी 2-3 दफ़ा खैरियत पूछी, मगर नफीसा बेगम से सोना ही चाह रही थी। सादिक साहब उठकर इशा की नमाज़ अदा करने मस्जिद चले गए। सर्दी की रातें थीं, घर में सन्नाटा सा छा गया। नफीसा बेगम की आंख लगे अभी 5-6 मिनट हुए थे कि वो अचानक घबरा कर उठ बैठी। सादिक साहब, इन्होंने आवाज़ लगाई, मगर सादिक साहब अभी तक मस्जिद से वापस ही नहीं आए थे। इनकी आवाज़ सुनकर शाजिया कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है अम्मी, क्यों आवाज़ें दे रही हैं? इसने पूछा तो नफीसा बेगम बोली, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर चेक करके मुझे गोली दे दो ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। नफीसा बेगम ने कहा तो शाजिया चंद लम्हे तक इन्हें देखती रही और फिर आगे बढ़कर इनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगी। क्या लो हो रहा है? नफीसा बेगम ने सवाल किया। शाजिया मुस्कराई। नहीं अम्मा जान, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपको समझ नहीं आई। मैं आपको दवा दे देती हूँ। ब्लड प्रेशर का आला समेट के रखते ही शाजिया उठी और इनकी दवाइयों में से एक गोली निकाल कर ले आई। कमरे में नीम तारीकी थी। नफीसा बेगम ने गोली देखने की कोशिश की, लेकिन इनका सर घूम रहा था। चक्कर इस कदर ज़्यादा थे कि जल्दी से इन्होंने गोली निगली और पानी से 2 घूंट पीकर लेट गई। शादिया ने मुस्कुराते हुए गिलास इनके हाथ से ले लिया। सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके अंदाज में अजीब सा कुछ था। नफीसा बेगम करवट बदल कर लेट गईं।
ये जाने बगैर कि इस नींद से कभी नहीं जागेंगी। इनका ब्लड प्रेशर लो था, मगर शादिया ने जानबूझकर इन्हें गलत दवा दे दी थी। सादिक साहब मस्जिद से काफ़ी देर बाद वापस आए। जब वो आए तो नफीसा बेगम बेखबर सो रही थी। सादिक साहब ने इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा, वो अपनी तरफ करवट लेकर सो गए। सुबह जब वो उठे तो नफीसा बेगम अभी तक सो रही थी। क्या बात है, आज नमाज नहीं पढ़ी? तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? वो फ़िक्रमंदी से आगे बढ़े। इन्होंने नफीसा बेगम के माथे पर हाथ रखा और अगले ही पल अपना हाथ खींच लिया। नफीसा बेगम का माथा बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। सादिक साहब ने घबरा कर इनका कंधा हिलाया, मगर नफीसा बेगम रात के किसी पर इंतकाल कर चुकी थी। वहाँ पर सिर्फ इनका बेजान जिस्म रखा था। सादिक साहब का दिल यकदम धड़कना भूल गया। वो वहीं बेड का किनारा पकड़कर बैठते चले गए। इनके हलक से एक घुटी घुटी सी चीख निकली। मुलाजमों ने इन्हें नीचे बैठते हुए देख लिया था। इन्होंने जल्दी से जाकर इनके बेटों और बहुओं को इतला दे दी। आंखें मसलते हुए सभी अपने अपने कमरों से निकलकर सादिक साहब के कमरे में जमा हो रहे थे, जहां सादिक साहब किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे और नफीसा बेगम बेजान लाश की सूरत पड़ी थी। शाजिया के लबों पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार काम हो ही गया। किसी को गुमान तक ना हुआ कि रात के पैर शाजिया ने दवाई बदल कर दी थी। सब यही सोच रहे थे कि रात ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होने की वजह से नफीसा बेगम की जान चली गई। सादिक साहब के लिए सदमा बहुत ज़्यादा था। इनसे सब्र करना मुहाल हो रहा था। सुख दुख का साथी वहद वही तो थी। औलाद से तो इन्हें अभी भी कोई उम्मीद ना रही। जनाजा तैयार किया जा चुका था। जिस वक्त नफीसा बेगम का जनाजा उठाया, इनकी दुबई वाली बेटी भी पहुंच गई थी। वो सालों से बाहर ही रहती थी और पाकिस्तान कम कम ही आती थी। अब भी वो आई तो माँ के जनाजे पर वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। चंद लम्हे जनाजा इसके सामने रखने के बाद जनाजा उठा लिया गया। घर में फैली सोगवारी हर किसी को महसूस हो रही थी। सादिक साहब के गले लगकर इनकी बेटी मुंजा फूट फूट कर रोती रही। सादिक साहब इसे सब्र की तलकीन करते रहे। सोयम हुआ और इसके बाद नफीसा बेगम के इंतकाल को 10 दिन भी गुजर गए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। इनके बच्चे भी उठते बैठे मुस्कुराने लगे, लेकिन सिर्फ सादिक साहब थे जिनका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। लेकिन एक बात थी, इन्हें अपने बच्चों में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी। इस रोज़ भी वो लॉन्च में खामोशी से बैठे थे, जहाँ भी इन्हें अंदर कमरों में अजीब सी शोर सुनाई दिया। ये शाजिया की आवाज़ थी, तुम ऐसा किस तरह कर सकती हो? सारी उम्र तो तुम दुबई में रही हो, वही तुम्हारा अपना घर है। अम्मा के ज़ेवरात पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैंने ही इनकी आखिरी वक्तों में खिदमत की है। घर की बड़ी बहू मैं हूँ और अम्मा ने अपनी ज़िंदगी में ये ज़ेवरात मुझे दे दिए थे, वो चिल्लाते हुए कह रही थी। सादिक साहब चूँकि जवाबन इनकी बेटी मुंजा कह रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मा ने यह ज़ेवरात बहुत चाव से बनाए थे और फ़ौरन पर उन्होंने मुझे कहा था कि इनके मरने के बाद ये सब मैं रखूँगी। आप भला ये सब कैसे रख? सादिक साहब बेचैन से होने लगे। इन्हें याद आया नफीसा बेगम के पास सोने के अच्छे खासे ज़ेवरात थे, लेकिन उन्होंने तो कभी वो ज़ेवरात किसी को ना दिए थे। वाह, भाभी बड़े आराम से सारा कुछ कब्जे करके बैठ गई हैं। किसने कहा है आपको कि ये ज़ेवरात अम्मा जान ने आपके हवाले किए थे? मैंने खुद देखा था। उस रोज़ आप ये सारे ज़ेवरात इनके सोने वाले रोज़ अलमारी में से निकाल कर यहाँ ला रही थीं। आपने ये तय कर लिया कि इन ज़ेवरात की मालिक अब आप हैं। अम्मा की बहुओं तो हम दोनों हैं, हमें भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। छोटी बहू लपक कर आगे बढ़ी। शाजिया को शदीद तैश आया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। भूल क्यों रहे हो कि इस कोठी में हम लोग वापस सिर्फ मेरे बेटे की वजह से आए हैं। अगर इसके कैंसर की खबर ना फैलती तो कभी अम्मा जान और अब्बा जान हमें इस कोठी में ना घुसने देते और तुम लोग अभी तक वहीं इसी छोटे से मकान में सड़ रहे होते। वैसे भी अब अम्मा के जाने के बाद इस घर की बड़ी ही मैं हूँ। यह ज़ेवरात तो मेरे ही पास रहेंगे। शाजिया की आवाज़ में गुस्सा भरने लगा, मगर सामने भी चुप होने को कोई तैयार ना था। मुंजा और ज़ुबैर और शबीर दोनों की बीवियां भी बढ़ चढ़कर ज़ेवरात पर अपना हिस्सा साबित करने पर तुली हुई थीं।
घर कोई मछली बाजार का शक्ल पेश करने लगा। सादिक साहब अपना सर पकड़े बैठे थे। आखिर इनके बच्चों का लालच कब ख़त्म होगा। आखिर तक हार कर वो अपनी जगह से उठे और बड़ी मुश्किल से चलते हुए अंदर कमरे तक आए। अंदर औरतों का ये हाल था कि एक दूसरे का मुंह नोचने को तैयार थीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब ने? सादिक साहब ने आवाज़ लगाई तो सभी एक लम्हे के लिए खामोश से हो गए, मगर इनके लहजे में थकावट वाज़ेह थी। इनकी निगाह ज़ेवरात के डब्बों पर पड़ी जो सामने खुले हुए पड़े थे। वाकई वो इतनी ज़्यादा मालियत के ज़ेवरात थे। जब भी तो वो सब आपस में झगड़ रही थीं। मुंजा, तुम खामोश होकर वापस दुबई चली जाओ। इन ज़ेवरात पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इन्हें इन तीनों को आपस में तकसीम कर लेने दो। तुम्हें बहुत कुछ दिया है तुम्हारे जहेज़ पर, अब जाकर अपने शौहर से फरमाइशें करो। सादिक साहब ने थकावट भरे अंदाज में कहा और कमरे से पलटने लगे, लेकिन मुंजा तड़प कर आगे आई। वाह वाह अब्बा, एक पल में ही बेटी को पराया कर दिया। लालच है ना आपको ये कि ये बहुएं आपकी खिदमत करेंगी, कपड़े धोकर देंगी, खाना पका कर देंगी, लेकिन याद रखिएगा मेरी नाकदरी करके मुझे घर से निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये भी आपको निकाल कर रोड पर खड़ा कर देंगे। मेरा हक गज़ब करके आप लोग सुकून से जी नहीं सकते। वो न जाने अब और भी क्या क्या कुछ कह रही थी, मगर सादिक साहब अब थक चुके थे। वो अपने बच्चों के लालच से लड़ नहीं सकते थे। खामोशी से वो अपने के कमरे की जाने बढ़े। मुंजा काफ़ी देर तक चिल्लाती रही और फिर अपने कमरे में जाकर धड़ाधड़ पैकिंग करने लगी। शाम तक वो कोठी से जा चुकी थी। एक रोज़ बाद इसकी फ्लैट थी। सादिक साहब को पता था अब यह दिन वो अपनी किसी दोस्त के घर गुजारेगी या किसी रिश्तेदार के घर, मगर वापस नहीं आएगी। शाजिया समेत दोनों बहुएं मुस्करा रही थीं। चलो एक कांटा तो निकला। जैसे तैसे करके इन्होंने आपस में ज़ेवरात की बाँट ही कर ली थी। शाजिया बेहद खुश थी। बैठे बिठाई इस कदर कीमती ज़ेवरात इसके हाथ आ गए थे और अब तो सादिक साहब के भी बाल निकल गए थे। सारी अकड़ खाक में मिल जाएगी। अब देखती हूँ कौन मुझे और अहमद को इस कारोबार से बाहर निकालता है। सादिक साहब के झुके कंधों को देखते हुए शाजिया दिल ही दिल में बिड़बिड़ा रही थी। चंद रोज़ गुजरे तो सादिक साहब ने खुद को संभाल लिया। न जाने कितने दिन हुए थे उन्होंने मस्जिद में जाकर नमाज ही नहीं पढ़ी थी। उन्होंने सोचा आज जुम्मे की नमाज बाजमात अदा करेंगे। वो जल्दी से उठे, अलमारी खोली कपड़े निकालने के लिए। इनका बढ़ा हुआ हाथ वही मुअल्लिक रह गया। अलमारी में एक भी जोड़ा इस्त्री नहीं था। वह हैरान होकर पलटे। इन्होंने मुलाजमों को आवाज़ लगाई, क्या बात है, मेरा एक भी जोड़ा इस्त्री नहीं किया हुआ? हालांकि तुम्हें पता तो है कि मैं पाबंदी से नमाज पढ़ता हूँ और रोज़ाना कपड़े तब्दील करता हूँ। जल्दी से जाओ और मेरा कोई जोड़ा इस्त्री करके लाओ, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। सादिक साहब ने कहा। मुलाजमा बेबसी से पीछे देखने लगी। वो जी शाजिया बीबी ने मना किया है, घर के बाकी काम ही इतने होते हैं, इसमें आपके कामों का वक्त नहीं निकलता। इन्होंने कहा था कि आप अपने कपड़े खुद ही इस्त्री कर लिया करेंगे। मुलाजमा ने कहा और जल्दी से पलट गई। सादिक साहब हैरान रह गए। इनके माथे पर बल से बढ़ने लगे, मगर फ़िलहाल इनके पास बहस का वक्त नहीं था। इन्होंने खामोशी से अपने तय किए हुए कपड़ों में से एक जोड़ा निकाला और इस्त्री करने लगे। उल्टी सीधी इस्त्री करके इन्होंने कपड़े पहन तो लिए, मगर इन्हें पता चल गया था कि अब इनके साथ घर में यही सलूक होने वाला है। इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, खामोशी से अपने काम खुद ही कर लिया करेंगे। कोठी के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए दानिस्ता ही उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। अरे वाह यार, बैठे बिठाए ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है, यकीन नहीं आ रहा। ये हमाद की बीमारी वाला बहाना तो खूब काम कर गया। हम वापस इस कोठी में आ गए, वरना मुझे तो लगता था इस बार अब्बा हमें आने ही नहीं देंगे। अहमद हंसते हुए कह रहा था। जवाबन शातिया और इसकी दोनों छोटी देवरानियां भी हंस रही थीं। हाँ ना, मुझे तो हैरत होती है कि अम्मा और अब्बा ने ना कोई कागजात देखे, ना ही इसकी बीमारी की कोई तफसील, बस हमारी बातों पर यकीन कर लिया कि इसे कैंसर है और इलाज के लिए लाखों की खतीर रकम भी हमारी हाथों में देते रहे तो और हमें कोठी में भी वापस ले आए और आपको कारोबार चलाने की इजाज़त भी दे दी। शाजिया हंसते हुए कह रही थी। सादिक साहब के कदम ज़मीन में गड़ से गए। इनका दिल चाह वो फूट फूट कर रोए। बच्चों ने एक दफ़ा फिर इन्हें धोखा दिया था।
किरची किरची होते दिल को संभालते वो आगे बढ़ने लगे कि अचानक इनके कानों में फिर से अहमद की आवाज़ आई, बस अब ये कारोबार और घर हमारा ही है। ज़ुबैर और शबीर, तुम दोनों भी अपना कोई बंदोबस्त कर ही लो। इस घर में मेरे बेटे के नाम पर आए थे ना, तो अब हम ही लोग यहाँ रहेंगे। बेहतर यही है कि तुम लोग अब्बा से कहकर कुछ पैसे लेकर अलग घर बना लो। अहमद मुतमईन अंदाज में कह रहा था। ज़ुबैर और शबीर यकदम भड़क उठे, क्यों, हमारा इस घर पर कोई हिस्सा नहीं है क्या? हम भी यहीं रहेंगे, आप हमें क्यों निकाल रहे हैं? ज़ुबैर ने कहा। अहमद हंस दिया। कारोबार अब तकरीबन मेरे हाथ में है, अब्बा मुझ पर भरोसा करते हैं, देखना वो मुझे नहीं निकालेंगे। लेकिन जब मैं उन्हें कहूँगा कि तुम दोनों कारोबार से अलग कर दिया जाए तो ज़रूर करेंगे। मुझे बहाना बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अहमद शातराना अंदाज में बोल रहा था। माहौल में खामोशी सी छा गई और तभी शबीर की बीवी फौजिया बोली, और अगर मैं अब्बा जान को बता दूं कि उस रात आपकी बीवी को ने गलत दवाई देकर अम्मा जान का कत्ल किया है, तो फिर आप दोनों का क्या होगा? इसकी आवाज़ थी या गोया कोई बम जो पूरे माहौल में फूटा था। अंदर तो सन्नाटा छाया ही, मगर खुद सादिक साहब भी अपना दिल पकड़े ज़मीन पर बैठते चले गए। अंदर शाजिया घबराई हुई आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर अहमद खुद सदमे में आ गया। ये सब क्या किया है शाजिया? क्या वाकई तुमने मेरी माँ को गलत दवाई दी थी? अहमद पूछ रहा था। शाजिया वजाहत देने लगी। दरअसल अंधेरा था, मैंने दवाई देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला वो कौन सी दवाई थी। अल्फाज टूट टूट कर उसके लबों से निकल रहे थे। सादिक साहब का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दें। इनके बच्चों ने आखिरी हद भी पार कर ली थी। अंदर एक नया तमाशा लग चुका था। न जाने कितनी देर गुजर गई। अहमद और शाजिया आपस में बुरी तरह से उलझ रहे थे। सादिक साहब धीरे से उठे और लॉन्च में दाखिल हुए। सभी इन्हें देखकर चौंक गए। मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलवाऊं और तुम्हें यहाँ से निकालूं, निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा कभी यहाँ कदम मत रखना। सादिक साहब दरवाजे की तरफ इशारा करके कह रहे थे। अहमद ने बेबसी से शाजिया की जानिब देखा। अच्छा भला बनाया खेल, इस औरत ने बिगाड़ दिया था। वो जानता था अगर ना गया तो बाप पुलिस को बुलाने में भी देर नहीं करेगा। कत्ल का जुर्म साबित हो जाता तो शाजिया को जेल जाना पड़ता। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। एक दफ़ा फिर मायूस अंदाज में सर झुकाए तीनों बेटे सादिक साहब के घर से निकल चुके थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार सादिक साहब अपनी कोठी में तन्हा रह गए। नफीसा बेगम भी अब इनके पास ना थी। इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो इस तमाम दौलत और जायदाद को यतीम खाने के नाम कर देंगे, जिसकी वजह से इन्हें इस कदर दुख देखने पड़ रहे थे। नाज़रीन, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वालिदैन पर हमेशा मेहरबान रहा करें और उनके साथ ऐसा सलूक ना किया करें। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।